टिप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा 1 की वीडियो है। इसमें हम कार्बनी मुरक्कबात सबक नंबर 9 पढ़ रहे हैं और ये वीडियो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है जो साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो एक्चुअली चैप्टर के थ्योरी एक्सप्लेनेशन की लास्ट वाली वीडियो है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। इस वीडियो में हम अहम कार्बनी मुरक्कबात, 2 कार्बनी मुरक्कबात इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट है चैप्टर सफ़ा नंबर 127 से सबक के। कार्बनी मुरक्कबात इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड माशी अहमियत रखते हैं। आइए इसकी मजीद मालूमात हासिल करें। बेरंग इथेनॉल कमरे के दर्जा हरारत पर माए हालत में होता है। पहले हमें इथेनॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये जो होता है कमरे के दर्जा हरारत पर माए हालत में होता है, मतलब आमतौर पर ये माए हालत में पाया जाता है। इसका नुक्ते उबाल 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इथेनॉल को आमतौर पर अल्कोहल या स्प्रिट कहते हैं। अल्कोहल और या जो स्प्रिट होती है क्लिनिक्स हॉस्पिटल वगैरह में यूज जो होती है वही इथेनॉल होता है। इथेनॉल पानी में हर तनासुब में हलपजीर होता है। इथेनॉल के आबी महलूल की लिटमस कागज से जांच करें तो वो मुतदिल है। अगर लिटमस पेपर पर इथेनॉल को डाला जाए तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हल्काया इथेनॉल की तरह थोड़ी मिकदार पीने से भी नशा चढ़ता है। इथेनॉल जो होता है ये नशावर होता है। अगर हल्काया इथेनॉल भी पिया जाए, हल्काया मतलब पानी में, बहुत ज़्यादा पानी में मिलाकर भी इसे पिया जाए तो इससे नशा चढ़ता है। शराब नौशी ममनू तस्लीम करने के बावजूद समाज में इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है। शराब नौशी कई तरह से सेहत के लिए नुकसानदा है। इसकी वजह से तहव्वुल के अमल और मरकज़ी असबी निज़ाम पर मुज़िर असर होता है। शराब नौशी के जो मुज़िर असरात हैं वो तहव्वुल के अमल और मरकज़ी असबी निज़ाम पर होते हैं। ये जो है ये डिटेल में हम साइंस 2 के चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। खालिस इथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि बिल्कुल थोड़ी सी मकदार का पीना भी मुहलिक हो सकता है। इथेनॉल एक अच्छा मुहल्लिल है। इसका इस्तेमाल टिंचर आयोडीन का अल्कोहल में महलूल। टिंचर आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, अल्कोहल यानी कि इथेनॉल ही होता है, उसके अंदर आयोडीन की क्वांटिटी थोड़ी सी मिला देते हैं, उसे टिंचर आयोडीन कहते हैं। ये जो है खांसी की दवा, नेज़ तक़वियत बख्श दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। जो इथेनॉल का अमल टिंचर आयोडीन में होता है, खांसी की दवा में होता है और तक़वियत बख्श यानी कि ताकत देने वाली दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। पेज नंबर 127 पर सिलेबस रिडक्शन के हिसाब से ये जो डायलॉग बॉक्स है, क्या आप जानते हैं का, ये ओमिटेड है। देख लीजिए यहाँ पर सफ़ा नंबर 127 में पहला वाला जो पार्ट जो ओमिट है वो है चौकुट माहित आहे का तुम्हाला, मतलब क्या आप जानते हैं, ये वाला पार्ट ओमिट है। नाउ इथेनॉल के कीमियाई खवास पढ़ना है हमें। कीमियाई खवास यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कीमियाई खुसूसियात क्या क्या है। इथेनॉल का तकसीदी तामुल आपने इसी सबक में पिछली इकाई में देखा है। हमने पिछले ही चैप्टर में जब कार्बनी मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात देखी थी तो उसमें दूसरे नंबर की कीमियाई खुसूसियात अमल तकसीद देखी थी। तो उसमें हमने देखा था इथेनॉल का ऑक्सीडेशन अमल तकसीद किस तरह से होता है। इथेनॉल के मजीद 2 तामुल झैल के मुताबिक है। इथेनॉल के तामुल में तफाउली ग्रुप OH का बड़ा अहम किरदार होता है। पहला जो रिएक्शन है, पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सोडियम के साथ में दी गई है हमें, सोडियम के साथ तामुल। यहां पर दिया गया है इथेनॉल CH3CH2OH और उसे सोडियम के साथ में रिएक्ट किया जा रहा है। इससे क्या बन रहा है, सोडियम इत ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तमाम अल्कोहलों का सोडियम धात के साथ तामुल होकर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और सोडियम का अल्का ऑक्साइड नमक बनता है। इथेनॉल के सोडियम धात के साथ तामुल में हाइड्रोजन गैस और सोडियम इत ऑक्साइड हासिलात तैयार होते हैं। सोडियम इत ऑक्साइड क्योंकि इथेनॉल है। नेक्स्ट इसके नीचे आइए अमल करके देखें। एक अमल दिया गया है, यहाँ पर नोट दिया गया है, ये अमल असातिज़ा खुद करके दिखाए तो ये
प्रैक्टिकल में आपके मौजूद है स्कूल में, जो बताया जाना चाहिए आपको। आलात है इसमें बड़ी इम्तिहानी नली, रबरी डॉट लगी हुई निकासी नली, चाकू और मोमबत्ती। कीमिया एशिया सोडियम धात, इथेनॉल, मैग्नीशियम धात वगैरह। अब ये प्रैक्टिकल ये एक्टिविटी का मकसद क्या है, इथेनॉल का सोडियम से मैग्नीशियम से रिएक्शन करके बताना कि क्या होता है। अमल, बड़ी इम्तिहानी नली में 10 मिलीलीटर इथेनॉल लीजिए, चाकू की मदद से अनाज के दाने के बराबर सोडियम धात के 2-3 टुकड़े कर लीजिए। इम्तिहानी नली में इथेनॉल में सोडियम डालते ही फौरन इम्तिहानी नली को निकासी नली से जोड़ दीजिए। निकासी नली के दूसरे सिरे पर जलती हुई मोमबत्ती ले जाकर मुशाहिदा कीजिए। अगर आपको ये प्रैक्टिकल देखना है तो आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस है इस प्रैक्टिकल की। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब पहले क्या किया जा रहा है, इम्तिहानी नली में इथेनॉल लिया जा रहा है और उसके अंदर सोडियम ऐड किया जा रहा है। निकासी नली से बाहर निकलते ही जल उठने वाली गैस कौन सी है। जब हम देखेंगे कि इथेनॉल सोडियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वहां पर हमने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो जैसे ही सोडियम डाला जाएगा उसके अंदर तो क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस पहले सवाल का जवाब आएगा निकास नली से बाहर निकलते ही जल उठने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट, सोडियम के टुकड़े इथेनॉल की सतह पर क्यों तैरते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर सोडियम जो है ये सबसे पावरफुल धात है रिएक्शन करने के मामले में। तो जैसे ही इथेनॉल के ऊपर डालेंगे हम तो इथेनॉल और सोडियम का तेजी से अमल होगा। इस तेजी से अमल होने की वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वहां पर, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा और वो पुश करेगी सोडियम को इथेनॉल की सतह के ऊपर। तो इसी की वजह से इथेनॉल जो होता है वो सोडियम की सतह के ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। ये इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, सोडियम के टुकड़े इथेनॉल की सतह पर क्यों तैरते हुए नजर आते हैं। उसका एक पर्टिकुलर जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट, तीसरा जो पॉइंट बोला है, हमको बोला है मस्कुरा अमल में सोडियम के बजाय मैग्नीशियम धात का फीता इस्तेमाल करके दोबारा कीजिए। यही एक्टिविटी हमें मतलब प्रैक्टिकल में रिपीट करना है। सोडियम के बजाय आप मैग्नीशियम धात का फीता लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 4 जो है इसमें कुछ तो भी प्रिंट मिस्टेक है। मैग्नीशियम फीते के टुकड़े से गैस के बुलबुले निकलते क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या मैग्नीशियम फीते के टुकड़े से गैस के बुलबुले निकलते हुए नजर आते हैं। सो जवाब है इसका नहीं। क्यों नहीं है ये वाला सवाल, क्या वाला सवाल है ये, क्या मैग्नीशियम फीते के टुकड़े से गैस के बुलबुले निकलते हुए नजर आते हैं। जी नहीं, मैग्नीशियम फीते के टुकड़े से गैस के बुलबुले निकलते हुए नजर नहीं आते हैं। इस तरह से इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम धात के साथ इथेनॉल का तामुल होता है या नहीं। अब ये जो ऊपर का सवाल है वो इसी से जवाब मिल रहा है हमें। मैग्नीशियम धात जो है वो सोडियम के मुकाबले में कम अम्ल धात है, इसलिए इसका इथेनॉल के साथ में तामुल होता नहीं है। अब तामुल होगा नहीं तो वहां पर गैस के बुलबुले भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें से इस एक्टिविटी के 4 क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है हमें। चारों क्वेश्चन के आंसर्स कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। पहला सवाल का जवाब, निकास नली से बाहर निकलते ही जल उठने वाली जो गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है जब सोडियम को जलाया जा रहा है। सोडियम को इथेनॉल के साथ में रिएक्ट किया जा रहा है। सोडियम जब इथेनॉल के साथ में रिएक्ट होता है तो वो इथेनॉल की सतह पर तैरता रहता है। ये ऐसा क्यों होता है। सोडियम जो कि तेज अम्ल धात है और इथेनॉल, इन दोनों के दरमियान बहुत तेजी से तामुल होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस बनती है। यह हाइड्रोजन गैस दबाव की वजह से सोडियम को इथेनॉल की सतह की तरफ ढकेलती है और सोडियम के टुकड़े इथेनॉल की सतह पर तैरते हुए नजर आते हैं। चौथा सवाल, मैग्नीशियम फीते का टुकड़ा जब इथेनॉल से डिप करेंगे तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए गैस के बुलबुले नजर नहीं आते। पांचवा, मैग्नीशियम ये सोडियम के मुकाबले कम अम्ल धात होने की वजह से इथेनॉल के साथ इसका कोई तामुल नहीं होता। ये था सफा नंबर 127 का पार्ट। अब हम बढ़ते हैं सफा नंबर 128 की जानिब।
आपने गुज़िश्ता जमात में देखा मैग्नीशियम जैसी औसत तफावली धात के साथ मुर्तकिस तेजाब का तामुल होकर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। इथेनॉल मोतदिल होने के बावजूद इसका सोडियम धात के साथ तामुल होकर हाइड्रोजन खारिज होती है। सोडियम धात तेज आमिल होने की वजह से इथेनॉल के OH जैसे मोतदिल ग्रुप के साथ तामुल करती है। यही एक्सप्लेनेशन है जो कि पीछे क्वेश्चंस दिए गए थे। तो पहला रिएक्शन इथेनॉल का हमने पढ़ा सोडियम के साथ में। अब दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे हम नाबेदगी का अमल। नाबेदगी का अमल मतलब इंग्लिश में इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब होता है पानी का साल्मा निकलना। हमने डे टू डे की लाइफ में सुना है कि डिहाइड्रेशन हो गया मतलब बॉडी में पानी का लेवल कम हो गया, उसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन कही जाती है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, असल में पानी का साल्मा अलग निकल जाता है। ज्यादा मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत तक इथेनॉल बहुत गर्म किया जाए तो इसके एक साल में से पानी का एक साल्मा अलग होता है और गैर सैरशुदा मुरक्कब इथीन तैयार होता है। जब हम इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट देंगे तो वो सिचुएशन में क्या होगा, इथेनॉल के ग्रुप से वाटर का इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इथेनॉल है CH3CH2OH, इसमें से H2O निकल जाएगा और H2O निकलने की वजह से वहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन जौहर के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगी, दोहरी बंदिश बन जाएगी। इस तरह से एक सैरशुदा मुरक्कब यानी कि इथेनॉल कन्वर्ट होगा गैर सैरशुदा मुरक्कब में और साथ ही पानी का एक साल्मा तैयार होगा। यहाँ मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड नाबेदकार यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। नाबेदकार यानी कि ऐसा केमिकल जो पानी के साल्मे को अलग करने में मदद करता है। आइए दिमाग पर जोर देके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एन प्रोपिल अल्कोहल में सोडियम धात के टुकड़े डालने पर क्या दिखाई देता है, इस तामुल को लिखकर वाज़ेह कीजिए। एन प्रोपिल अल्कोहल का क्वेश्चन है, रिएक्शन पूछा जा रहा है हमसे आप सोडियम के साथ में। अभी तक हमने इथेनॉल का रिएक्शन देखा था, आइए जवाब देखते हैं उसका। एन प्रोपिल अल्कोहल में सोडियम धात के टुकड़े डालने पर हाइड्रोजन गैस का इखराज दिखाई देता है, साथ ही सोडियम एन प्रोपा ऑक्साइड तैयार होता है। CH3CH2CH2OH 3 कार्बन वाला ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन और अल्कोहल का ग्रुप है इसलिए प्रोपिल अल्कोहल। एन प्रोपिल अल्कोहल, इसके साथ में सोडियम मिल रहा है और क्या बन रहा है, सोडियम एन प्रोपा ऑक्साइड, साथ ही हाइड्रोजन का इखराज हो रहा है, ये उसका कीमियाई तामुल होगा। अगला सवाल दिया है, मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एन ब्यूटिल अल्कोहल को गर्म करें तो कौन से हासिलात तैयार होते हैं, इस तामुल को लिखकर वाज़ेह कीजिए। एन ब्यूटिल अल्कोहल को मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर ब्यूट-1-ईन, ये IUPAC नेम है, तैयार होता है, साथ ही पानी भी तैयार होता है। ये जो रिएक्शन है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। CH3CH2CH2CH2OH ये ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल यानी 4 कार्बन OH ब्यूटिल अल्कोहल है। मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसका रिएक्शन हो रहा है, 170 डिग्री सेल्सियस तक हरारत दी जा रही है, जिसकी वजह से यहां से क्या होगा, एक H और ये OH का ग्रुप निकल जाएगा। एक H और OH का ग्रुप H2O होंगे, यहां पर कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से ये CH3CH2CH2 यानी कि गैर सैरशुदा कार्बन में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम है ब्यूट-1-ईन और पानी का एक साल्मा तैयार होगा। नेक्स्ट है साइंस कैप्सूल। ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली सफा नंबर 61 का ये ओमिटेड है, मतलब जिक्र किया गया है उसका यहाँ पर, लेकिन ये नहीं बोला है कि ये सिलेबस में से निकाला गया है कि नहीं, स्वयं अध्ययन के लिए किया गया है बोल रहा है। सफा नंबर 128 चौकुट विज्ञान कृपी मतलब साइंस कैप्सूल स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया है, सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। आगे नहीं लिखा गया है मूल्य मापनातून वगळले, वगळले म्हणजे मीन्स ओमिट करना, मूल्य मापनातून मतलब एग्जाम,
उसके बारे में नहीं लिखा गया है, तो हो सकता है कि इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो क्या दिया गया है यहाँ पर अगला जो कार्बन कंपाउंड है जो हमें स्टडी करना है, अल्कोहल, उसके बारे में इथेनॉइक एसिड के बारे में दिया गया है और अल्कोहल के बारे में दिया गया है। गन्ना शमसी तवानाई को इंतहाई मुअस्सर तरीके से कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। गन्ना शमसी तवानाई को इंतहाई मुअस्सर तरीके से कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। गन्ने के रस से शक्कर बनाते वक्त जो मेल तैयार होता है, इसके अज्जा अलहदा करने पर अल्कोहल मिलता है। काफ़ी हवा में जलने पर इथेनॉल से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल होते हैं। इस तरह इथेनॉल एक साफ सुथरा ईंधन है। इसलिए बाज़ ममालिक में पेट्रोल की कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए इसमें एक मशमूली जुज के तौर पर इथेनॉल शामिल करते हैं। ऐसे ईंधन को गैसोहॉल कहते हैं। इथेनॉल जो है ये एक साफ सुथरा ईंधन है, ये क्या करता है, एक्चुअली पेट्रोल की कारकर्दगी में इजाफा करता है। इसको क्या किया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है और फिर गाड़ियों में यूज किया जाता है। ऐसे टाइप के ईंधन को गैसोहॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है इथेनॉइक एसिड। ये हमारा सेकेंड वाला जो कार्बन कंपाउंड है उसके बारे में स्टडी स्टार्ट हो रही है हमारी। पहले उसकी तबई खुसूसियात दी गई है यहाँ पर। इथेनॉइक एसिड बेरंग माए है। इसका नुक्ते उबाल 118 डिग्री सेल्सियस है। आमतौर पर इथेनॉइक एसिड को एसिडिक एसिड कहते हैं। इसका आबी महलूल तेजाबी होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था इथेनॉल जो होता है वो मोतदिल होता है। इथेनॉइक एसिड जो होता है अगर इसका आबी महलूल बनाया जाए तो वो कैसा होगा, तेजाबी होगा। इसलिए इसमें नीला लिटमस लाल हो जाता है। इथेनॉल को अगर नीले लिटमस पर डाले तो वो क्या होगा, मोतदिल ही रहता है, वहां पर कोई चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मोतदिल होता है। लेकिन इथेनॉइक एसिड जो है ये तेजाबी होता है, इसलिए नीला लिटमस क्या हो जाता है, इससे लाल हो जाता है। अचार में हिफाजती आमिल के तौर पर जो सिरका इस्तेमाल करते हैं वो एसिटिक एसिड का पानी में बनाया हुआ 5 से 8% महलूल है। अचार में विनेगर यूज होता है, सिरका जिसे बोलते हैं हम। सिरका जो है वो इथेनॉइक एसिड से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, पानी में 5 से 8% मिला लिया जाता है। मतलब अगर सपोज 1 लीटर पानी की क्वांटिटी के करीब बना रहे हैं महलूल तो 995 मिलीलीटर के आसपास पानी लिया जाएगा और 5 मिलीलीटर के आसपास एसिडिक एसिड उसमें मिलाया जाएगा और जो सोल्यूशन तैयार होगा उसे फिर हम बोलेंगे विनेगर या सिरका। खालिस इथेनॉइक एसिड के महलूल का नुक्ते पिघलाव 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अब खालिस इथेनॉइक एसिड जो होता है, जो एकदम प्योर होता है, वो 17 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलना चालू हो जाता है। 17 डिग्री सेल्सियस मतलब हमारा जो डे टू डे का टेम्परेचर चलता है उससे भी कम वाला टेम्परेचर। इस वजह से सर्द ममालिक में सर्दियों में इथेनॉइक एसिड कमरे के दर्जे हरारत पर ही जम जाता है। सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही क्या होता है, जमना चालू हो जाता है और बर्फ जैसा दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी पड़ गया है। इसे ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नुक्ते पिघलाव जो होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। 17 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ये मतलब 17 डिग्री सेल्सियस से ही ये पिघलना चालू हो जाता है। 17 डिग्री सेल्सियस तक ये ठोस हालत में होता है। जब सर्दियां होती है तो सर्दियों में टेम्परेचर हमारी कंट्री में तो 8 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है कुछ कुछ सिटीज में, और जो बर्फानी इलाके हैं वहां पर तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे के दर्जे हरारत पर ही बर्फ में ठोस हालत में तब्दील हो जाता है और बर्फ के जैसा दिखाई देता है। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं। ग्लेशियल यानी कि बर्फ। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तबई खुसूसियात एसिडिक एसिड की, जिसे इथेनॉइक एसिड कहा जाता है। नीचे उसके एक एक्टिविटी दी गई है, अमल कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है वो ले लेंगे हम। ग्लेस टाइल पर 2 नीले लिटमस कागज रखिए। 2 नीले लिटमस कागज, एक कागज पर कांच की सलाख से हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कतरा रखिए।
दूसरे कागज पर दूसरी कांच की सलाख से हल्काया हुआ इथेनॉइक एसिड का कतरा रखिए। कागज के रंगों में क्या तब्दीली वाक़ई होती है, इसका इंद्राज कीजिए। यही अमल पीएच मजहर फीते का इस्तेमाल करके कीजिए और तमाम मुशाहिदे झैल के खाके में दर्ज कीजिए। सो यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी करना है हमें। नाउ हल्का पहले इस पे क्या करना है, मतलब 2 लिटमस पेपर रखना है। पहले पर हल्काया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। नीला लिटमस जो है उसके ऊपर अगर एसिड डालते हैं तो वो लाल कलर में तब्दील हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका मतलब क्या होगा, नीले लिटमस के कागज के रंग में तब्दीली होगी और वो लाल कलर की हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा कि इथेनॉइक एसिड भी जो होता है वो तेजाबी खासियत रखता है, तो इसलिए ये वाला भी जो है वो लाल रंग में तब्दील हो जाएगा जिस लिटमस पेपर पर हम इथेनॉइक एसिड के कतरे डालेंगे। कागज के रंगों में क्या तब्दीली वाक़ई होती है, दोनों कागज के रंग लाल हो जाते हैं। इसका इंदराज कीजिए। यही अमल पीएच मजहर फीते का इस्तेमाल करके कीजिए। इसके अलावा पीएच मजहर फीता भी इस्तेमाल किया जाता है लिटमस पेपर के अलावा। पीएच मजहर फीता जो होता है उसके ऊपर रीडिंग्स वगैरह होती है और उसी से जांच की जाती है। तो पीएच मजहर फीते का जब इस्तेमाल करके हम ये चीज़ करेंगे तो इथेनॉइक एसिड के लिए जो रीडिंग्स जाएगी मतलब पीएच की जो वैल्यू रहेगी वो 3 से लेके 4.5 के बीच में आएगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए ये वैल्यू आएगी 1 के करीब। यहां पर जो ये वैल्यूज यहां पर आना चाहिए। पीएच जो होगा इथेनॉइक एसिड का 3 से लेकर 4.5 तक होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 होगा। यहां पर क्या आएगा, एक्चुअली पीएच मजहर पट्टी पर दिखाई देने वाला रंग, वहां पर एक रंग की सीरीज होती है तो कैसे रंग में आएगा, ये जो रहेगा जर्द नारंगी रहेगा। इथेनॉइक एसिड के केस में जर्द नारंगी, येलोइश ऑरेंज, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ये हो जाएगा रेड वाला, यानी कि लाल पर आएगा। लाल से स्टार्ट होता है, फिर वो ऑरेंज रहता है, फिर ऑरेंज से येलो की तरफ बढ़ता है। इस तरह से कलर में चेंजेस होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1 होता है, वो लाल कलर पर रहेगा। इथेनॉइक एसिड का पीएच 3 से 4.5 के बीच में रहता है, तो जो कलर की रेंज रहेगी वो ऑरेंज से येलो के बीच में रहेगी। सफा नंबर 29 पर आइए दिमाग पर जोर देके क्वेश्चंस हैं। ये वाले क्वेश्चंस हैं ये। इथेनॉइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा तेजाब ज्यादा कवी है ना। इसके अंदर पीएच किसका 1 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा कवी होगा। दूसरा सवाल है, इथेनॉइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान फर्क करने के लिए नीला लिटमस और पीएच मजहर में से कौन सा मजहर मुफीद है। पीएच मजहर जो है ये मुफीद है। इसमें हमें प्रॉपर रीडिंग के साथ में मिलता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच मजहर ही प्रिफर किया जाता है एसिड को चेक करने के लिए। इथेनॉइक एसिड के कीमियाई ख्वास हमसे बोले जा रहे हैं अब यहाँ पर। इथेनॉइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड तफाउली ग्रुप होता है। इथेनॉइक एसिड का कीमियाई तामुल खास तौर पर इस तफाउली ग्रुप की वजह से होता है। इथेनॉइक एसिड जो होता है वो COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप से बनता है और इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होते हैं। पहला जो रिएक्शन दे रहा है, पहली जो कीमियाई खुसूसियात दे रहा है इसकी हमें, वो असास के साथ तामुल दे रहा है। अब इथेनॉइक एसिड ये जो है ये तेजाब है, तो तेजाब का असास के साथ तामुल, इस तरह से पहला वाला रिएक्शन दे रहा है हमको। इथेनॉइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कवी असास के साथ अमल तादील होकर नमक और पानी बनता है। यहाँ पर पिछले स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस को अगर रिएक्ट किया जाए तो उनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन मतलब
प्रोडक्ट्स में एक नमक बनेगा और पानी का साल्मा बनेगा, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उर्दू में अमल तादील बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एसिड और बेस के बीच में होता है, तेजाब और असास के बीच में होता है। तो बिल्कुल उसी तरह उन्हीं कंसेप्ट के मुताबिक इथेनॉइक एसिड जो कि तेजाब है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि असास है, अगर इन दोनों को रिएक्ट किया जाएगा तो अमल तादील होगा और नमक और पानी बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। यहाँ तैयार होने वाले नमक का आयुपेक नाम सोडियम इथेनाइट है, जिसे उर्फे आम में सोडियम एसिटेट कहते हैं। ये जो नमक है इसका IUPAC नेम सोडियम इथेनाइट है और कॉमन लैंग्वेज में इसे सोडियम एसिटेट कहा जाता है। आपने गुज़िश्ता जमात में देखा है कि एसिडिक तेजाब एक कमजोर तेजाब है। क्या सोडियम एसिटेट नमक मोतदिल होगा? सुनाओ, यहाँ पर नमक है, ये नमक ऑब्वियसली मोतदिल होता है, तो सोडियम एसिटेट भी मोतदिल नमक होगा। दूसरा रिएक्शन, मतलब ये असास के साथ तामुल में पहला वाला जो रिएक्शन था वो कवी असास के साथ तामुल था। दूसरा जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में तामुल, ये भी असास के साथ में ही तामुल है, समझ लीजिए। यहां पर हमें एक अमल दिया गया है, बड़ी इम्तिहानी नली ये वाली, छोटी इम्तिहानी नली ये वाली, मुड़ी हुई नकासी नली ये वाली, जो यहां से निकलकर इसमें आ रही है। रबरी डॉट, कंवल कीफ, स्टैंड वगैरह। कीमियाई अशिया एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सफूफ, ताज़ा चूने का पानी। अमल शक्ल 9.24 के मुताबिक आलात को तरतीब दीजिए। बड़ी इम्तिहानी नली में सोडियम कार्बोनेट का सफूफ लीजिए, छोटी इम्तिहानी नली में चूने का साफ पानी लीजिए। कंवल कीफ के जरिए 10 मिलीलीटर एसिटिक एसिड इम्तिहानी नली में डालिए। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एसिटिक एसिड का सोल्यूशन डाला जा रहा है, महलूल डाला जा रहा है, सॉरी, बड़ी इम्तिहानी नली में सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं हम पहले, फिर छोटी इम्तिहानी नली में चूने का साफ पानी लिया जा रहा है और कंवल कीफ के जरिए 10 मिलीलीटर एसिटिक एसिड इम्तिहानी नली में डालिए। यहां पर एसिटिक एसिड डाला जा रहा है, फिर इम्तिहानी नली में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा कीजिए। इसके बाद में क्या करना है? इम्तिहानी नली में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा करना है। मुशाहिदे की बिना पर सवालात के जवाबात लिखना है। सवाल है सबसे पहला, बड़ी इम्तिहानी नली में बुलबुलों की शक्ल में निकलने वाली गैस कौन सी है? बड़ी इम्तिहानी नली में जो बुलबुलों की शक्ल में गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो पहले सवाल का जवाब आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा सवाल है, छोटी इम्तिहानी नली के चूने के साफ पानी में बुलबुले क्यों नजर आते हैं? यहां पर चूने का साफ पानी ऐड किया गया था तो यहां पर बुलबुले नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकलेगी और यहां पर ट्रैवल करके आएगी। जवाब लिखेंगे हम इसका, बड़ी इम्तिहानी नली में सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड के दरमियान सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड के दरमियान तामुल होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये गैस मुड़ी हुई नकास नली से होकर छोटी इम्तिहानी नली में जाती है और
चूने के साफ पानी में बुलबुले नजर आते हैं। सवाल नंबर 3 है, चूने के साफ पानी का रंग क्यों तब्दील होता है? मुताल्लिका तामुल लिखिए। चूने के साफ पानी का रंग तब्दील हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा? इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है तीसरे सबक में। चूने के साफ पानी का रंग जो है वो दुधिया हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है। लिखेंगे हम उसको वहां पर। चूने के साफ पानी का रंग दूधिया हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरने की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के साफ पानी से गुजरती है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सफेद रंग का होता है, इसीलिए चूने का जो पानी है, साफ पानी, वो दूधिया हो जाता है। चूने का साफ पानी यानी कि CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे तामुल कर रही है और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है यानी कि CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 की वजह से वहां पर रंग जो है चूने के पानी का वो दूधिया हो जाता है। ये था सफा नंबर 129। अब हम सफा नंबर 130 की जानिब बढ़ते हैं। गुज़िश्ता अमल में इथेनॉइक एसिड्स का सोडियम कार्बोनेट जैसे तेजाबी नमक से तामुल होकर सोडियम इथेनाइट नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। अब इसका जो मजमूई रिएक्शन है वो इस तरह से है, सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड जो है एक दूसरे के साथ में तामुल करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम इथेनॉइट नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बड़ी नली में से छोटी नली की तरफ जाती है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेसिक रिएक्शन जो है वो बड़ी नली में ये हो रहा है, इथेनॉइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट दोनों के मिलने की वजह से सोडियम का नमक बन रहा है, सोडियम इथेनॉइट नमक, और पानी बन रहा है। बुलबुलों की शक्ल में तेजी से बाहर निकलने वाली गैस निकास नली से निकलकर छोटी इम्तिहानी नली में चूने के साफ पानी के साथ तामुल करती है और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया होना कार्बन डाइऑक्साइड की जांच है। ये उसका केमिकल रिएक्शन दिया है यहाँ पर। चूने के साफ पानी पर मस्कुरा बाला अमल में सोडियम कार्बोनेट की बजाय सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करें तो भी यही अमल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आइए दिमाग पर जोर दे के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मस्कुरा बाला अमल में चूने का साफ पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तामुल लिखकर वजाहत कीजिए। अब ये हो सकता है कि हमसे जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं वही रिएक्शंस लिखने हैं हमें यहाँ पर। पहला सवाल है कि चूने का साफ पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तो इथेनॉइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ तामुल होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी की वजह से चूने का साफ पानी दूधिया हो जाता है। ये गैस चूने के साफ पानी के साथ तामुल करके कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाती है, ये उसका तामुल है। इथेनॉइक एसिड में सोडियम धातु का टुकड़ा डाले तो कौन सा तामुल होगा? वाज़ेह कीजिए। ये
पिछले टॉपिक का क्वेश्चन है हमारा, इथेनॉइक एसिड में सोडियम धातु का टुकड़ा डाले तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथेनाइड हासिल होते हैं। ये तामुल अमले बदल है, ये उसका रिएक्शन। तीसरा सवाल पूछ रहा है हमसे, दो इम्तिहानी नलियों में बेरंग माए हैं, इनमें से एक इथेनॉल जबकि दूसरा इथेनॉइक एसिड है। किस इम्तिहानी नली में कौन सी शय है, पहचानने के लिए कौन सी जांच करेंगे, वो तामुल लिखकर वजाहत कीजिए। हमने पढ़ा कि इथेनॉल जो होता है वो मोतदिल होता है और इथेनॉइक एसिड तेजाबी होता है। तो इसकी जांच कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की तशखीस हम इनके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के तामुल के जरिए करेंगे। दोनों नलियों में तकरीबन 2 ml सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाया जाएगा। जिस नली से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इखराज होगा वो इथेनॉइक एसिड की नली होगी, जिसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जिस नली में मौजूद बेरंग माए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई तामुल नहीं करेगा, इस नली का माए इथेनॉल होगा। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर इथेनॉल होगा तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से कोई अमल नहीं होगा, वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और अगर इथेनॉइक एसिड होगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इखराज होगा और अमले बदल होगा वहां पर, साथ में पानी के सालमात भी तैयार होंगे। ये था, आइए दिमाग पर जोर दे। सफा नंबर 130 आगे बढ़ते हैं। अब हम सफा नंबर 130 की ही दूसरी एक्टिविटी, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान तामुल से ईस्टर नामी तफावली ग्रुप वाली शय तैयार होती है। ये नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, इथेनॉइक एसिड की। इथेनॉइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान तफाउल से तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक तफावली ग्रुप है, अल्कोहल ये भी एक तफावली ग्रुप है। अगर इन दो तफावली ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन के दरमियान रिएक्शन किया जाए तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जिसमें तफावली ग्रुप ईस्टर होगा। ये उसके लिए एक्टिविटी दी गई है, ईस्टरिफिकेशन तामुल। ऐसा तामुल जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान होता है और उसकी वजह से ईस्टर बनता है, उसे हम ईस्टरिफिकेशन तामुल कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड तमासी आमिल की मौजूदगी में इथेनॉइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इथेनॉल अल्कोहल वाला, ये दोनों तामुल करते हैं और इथिल इथेनॉइड नामी ईस्टर बनता है। यहां पर ध्यान दीजिए, तमासी आमिल का होना जरूरी है, कैटलिस्ट का होना जरूरी है। ये कुछ रिएक्शन दिया गया है ईस्टरिफिकेशन का। इथेनॉइक एसिड इथेनॉल दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंट में। सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। यहां पर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो इथिल इथेनाइड बन रहा है जो कि एक ईस्टर है। COO का जो ग्रुप है वो ईस्टर का ग्रुप है और साथ ही पानी भी तैयार हो रहा है। इसे ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, ईस्टर मीठी खुशबू की शय है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप से के कॉम्बिनेशन से ईस्टर बनता है। इनसे जो चीजें बनती है वो कैसी होती है, मीठी खुशबू वाली होती है। अक्सर फलों का जायका इनमें मौजूद खास ईस्टर की वजह से होता है। फल जो मीठे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें ईस्टर के कंपाउंड होते हैं, ईस्टर कार्बनी मुरक्कब होते हैं। खुशबूदार माए और जायकादार शय बनाने के लिए ईस्टर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ईस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड असास से तामुल करे तो ईस्टर से अल्कोहल और सोडियम नमक की सूरत में कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा हासिल कर सकते हैं। ईस्टर तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। अगर तैयार होने वाले ईस्टर को सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो वापस से क्या हासिल किया जा सकता है, अल्कोहल हासिल किया जा सकता है और साथ ही सोडियम का नमक तैयार होता है। अगर ईस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड असास से तामुल करे तो ईस्टर से अल्कोहल और सोडियम नमक की सूरत में कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा हासिल होते हैं।
इस तामुल को साबुन साजी का तामुल कहते हैं। ये सेपोनिफिकेशन का रिएक्शन कहलाता है, साबुन साजी का तामुल कहलाता है। ये जो होता है सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये सोप होता है, क्योंकि चर्बी से साबुन बनाने के लिए इस तामुल का इस्तेमाल करते हैं। जो चर्बी से साबुन बनाया जाता है, चर्बी मतलब जैसे डे टू डे लाइफ में आपने सुना होगा पैराशूट ऑयल से साबुन बनाया जाता है। पैराशूट ऑयल में क्या है? ऑयल यानी कि फैट। तो फैट से साबुन बनाने का जो अमल होता है वो अमल सेपोनिफिकेशन कहा जाता है, और कुछ इस तरह से वो अमल होता है। सफा नंबर 131 का आइए दिमाग पर जोर देगा क्वेश्चन है, चर्बी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल के साथ गर्म करें तो साबुन और ग्लिसरीन तैयार होते हैं। चर्बी और ग्लिसरीन में कौन से तफाइली ग्रुप होते हैं? आपको क्या लगता है? इसे वजाहत के साथ लिखिए। जवाब कुछ इस तरह होगा उसका। चर्बी में तफावली ग्रुप ईस्टर, जबकि ग्लिसरीन में तफावली ग्रुप अल्कोहल है। चर्बी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल के साथ गर्म करने पर, अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? यह है फैट यानी कि चर्बी, और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, जगह नहीं है इसलिए यहां पर नीचे की तरफ लिखा है। डेल्टा का मतलब हरारत देना, गर्म करना। तो उसकी वजह से ये जो है कार्बन बॉन्ड्स Na पॉजिटिव इधर आ जाएगा और हमें अल्कोहल के ग्रुप्स मिलेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो ये था चैप्टर का पार्ट जिसमें हमने अहम कार्बनी मुरक्कबात इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद का जो पार्ट है चैप्टर में पूरा, वो पूरा का पूरा ओमिटेड है। देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने पढ़ा अभी 131 पर, तो 131 1,2, 131 का पेज, 132 का पेज, 133 का पेज, ये पूरे ओमिट है। 131 132 और फिर 133 पे ये वाला पार्ट। 133 पे ही मज दी गई है, जो कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे।